हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार। मैं होशियार सर अपने इस यूट्यूब चैनल होशियार सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का अति महत्वपूर्ण या ये कहो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग कंपटीशनों में ये टॉपिक ज़रूर मिलता है। तो हमने अपने पिछले 3 वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य के 3 शासकों के जीवन या इतिहास के बारे में देखा था, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद में अशोक का जीवन परिचय हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य भाग 3 में देखा था। आज वहीं से हम शुरुआत करते हैं, जो कि अशोक, मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट अशोक जो हुआ था उसका जीवन परिचय हमने देखा। अब बात करेंगे उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण कार्य, जो कि कहा जाता है ना कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और महान सम्राट बन गया। तो उसके अंदर कौन कौन से कार्य किए गए महान सम्राट अशोक के द्वारा, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का इतिहास भाग 4 पार्ट 4, जो कि अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। 40 वर्ष शासन करने के बाद, कितने वर्ष? लगभग 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई पाटलिपुत्र में मृत्यु हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन कैसा हुआ, वो थोड़ी सी कहानी यहाँ पर बता देता हूँ। कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। कोई भी शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ था। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यदान में धर्म विवर्धन कहा गया है ऐसा माना जाता है, जो अशोक का पुत्र था कुणाल। राजतरंगिणी, जो कलहन की प्रसिद्ध रचना है, राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। कौन? जलोक कश्मीर का शासक था। कहा जाता है कश्मीर श्रीनगर कस्बा अशोक ने ही बसाया था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया था। कहने कुणाल के बाद संप्रति शासक बना। कुछ इतिहासकार संप्रति को ही बताते हैं अशोक का उत्तराधिकारी। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया था। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में भी दी थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री, जो उसका सेनापति था, उससे मित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली और मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया 184 ईसा पूर्व, ऐसा माना जाता है। तो अंतिम शासक कौन होगा? बृहद्रथ। तो ये मैंने मौर्य साम्राज्य के पतन या अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में कुछ बातें बताई है, जो आपको नोट करनी है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अशोक का धम, या अशोक का धम क्या है, जो बार बार देखा जाता है, जो कि यूपीएससी आरपीएससी के जो मुख्य एग्जाम होते हैं, कहने और थ्योरिकल, उनके अंदर ये अर्थ पूछे जाते हैं। अशोक का धम है, धम यात्रा है, अनुसंधान है, धम महामात्र है, धम श्रावण है, ऐसे बातें बताई गई है कि इनका अर्थ क्या है, ये पूछा जाता है थ्योरिकल, और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी दोस्तों बना दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे अभिलेख, अशोक के अभिलेख। और उसके बाद में अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन की कैसा था? इंडिका पुस्तक मैगजीन की क्या बताती है?
कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन या मौर्य प्रशासन के बारे में जो विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे और मौर्य साम्राज्य टॉपिक कंप्लीट कर देंगे दोस्तों अगले पार्ट में, जो कि पार्ट 5 जो होगा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट। बहुत कुछ बता दिया जाएगा लेकिन सब कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। अशोक का धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, जिन आदर्शों का, किसके लिए, नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। अर्थात अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। ये याद रखना, धम्म क्या है? नैतिक या सामाजिक जो आदेश या ये मानो की संहिता कानून जो प्रस्तुत किए थे उन्हें ही कहा जाता है धम्म। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है, ऐसा माना गया है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों की आज्ञा मानना और ब्राह्मणों श्रवणों के प्रति ये मानो कि दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना। कहने का लव जो हमारे माता पिता बड़े हैं उनकी तो गुरु है, उनकी तो आज्ञा का पालन करना, आदर करना, जो कि मित्र है, परिचित है, संबंधी है, ब्राह्मण है, श्रवण है के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्त है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भारभूत शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट भी की है। तो ये था अशोक का धम्म, जो कि अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों बता देता हूं, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है, 2-3 क्वेश्चन बनते इससे। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति भी करवाई थी, का आयोजन भी किया था 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहा? पाटलिपुत्र में, जो कि मोगलीपुत्र तीस्त जिसके अध्यक्ष बने थे। तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके शासन काल में हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, ये दोस्तों जरूर ध्यान रखना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति भी कार्रवाई आयोजन किया था 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जो कि उस सम्मेलन जो था बौद्ध साधु संतों भिक्षुओं का, उसकी जो अध्यक्षता करता है वो मोगलीपुत्र तीस्त करता है, उसकी अध्यक्षता। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में है धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व बिहार यात्राएं की जाती थी जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इसके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रवणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। जैसे कि 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। तो ये उसके राजाभिषेक से जुड़ी हुई बातें हैं, जो कि 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया था धम्म यात्रा में।
और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था धर्म यात्रा में। कहा जाता है कि कई यात्राएं की थी, जो क्रम से याद रखना, बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। ये क्रम भी जरूर ध्यानना, जो कि बोध धर्म यात्रा पे गया था अशोक, कह लो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद में अनुसंधान, ये शब्द भी याद रखना। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में, अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। 5 वर्ष के लिए उन्हें भेजा जाता था, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, उसे कहा जाता है अनुसंधान। ये भी मेरे दोस्तों याद रखना। उसके बाद में अगला है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र राजाभिषेक के 14वें वर्ष 13 वर्ष बाद में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त कराना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि कार्य बताए गए महामात्र के। गौर करना दोस्तों, 14वें वर्ष इनकी नियुक्ति की गई थी और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण कार्य था। धम्म श्रावण, इस शब्द का अर्थ भी देखो, अभिप्राय क्या होता है। 7वें स्तंभ लेख में उल्लेखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धम्म श्रावण कहलाता है। जो धम्म संदेश दिया था उसे ही धम्म श्रावण कहा गया है, कहलाता था। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे दोस्तों। अब है महत्वपूर्ण बात, वह अभिलेख, जिसे हम मौर्य कला भी कहा जा सकता है। मौर्य कला के अंदर भी इस टॉपिक को शामिल किया जा सकता है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। पहला शासक भारत का जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था, ऐसा माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक या राजा दारा, जो कि डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, से मिली थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक को जो शिलालेख अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली थी? ईरानी शासक या राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख या अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं तथा ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश जो शिलालेख अभिलेख है उनके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कहने का मतलब पत्थर के ऊपर खुदाई की गई है, ऐसा माना जाता है, लिखा गया है उसके बारे में। कुछ खरोष्टी में है, ग्रीक में भी है, अरमाइक में भी है। जो कि ग्रीक और अरमाइक है ये तो फारसी, ईरानी, अफगानिस्तानी जो क्षेत्र काबुल वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो तो ग्रीक और आरमेइक के हैं, जबकि पाकिस्तान के जो क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी के हैं। लेकिन ज़्यादा जो उत्तर भारत में, लगभग भारत में जो प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। ये याद रखना है मेरे दोस्तों। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शिलालेख, पत्थरों के ऊपर जो लेख लिखाए गए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख। शिलालेख 14 माने जाते हैं, जो आप देख सकते हो आपके सामने 14 शिलालेखों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण तैयार करने हैं दोस्तों। इन 14 को अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना। और इसके अंदर मोस्ट जो मैंने राइट चिन्ह लगाई हैं वो वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे कि पहला जो कि पशु बलि की निंदा की गई है जिसके अंदर, उसके बाद में तीसरा जहां पर 5 वर्ष के लिए
आपने देखा प्रादेशिक राजयुक्तों की नियुक्ति की गई है धर्म प्रचार के लिए। चौथा वेरी मोस्ट है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। सातवां मोस्ट है, सब लोगों में सद्भावना की अपील। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसपीट जरूर है, याद रखना। सातवें के अंदर जो कि तीर्थ यात्रा वो नहीं, सब लोगों को साथ साथ रहने की प्रेरणा, सद्भावना की अपील। 7 7 7। आठवां भी वेरी मोस्ट है, अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। और 11 वेरी मोस्ट है, धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या की गई है। और 13वां वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। अशोक का हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। विदेश नीति का 13वें में अति महत्वपूर्ण है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में है। तो ये 14 जो आपको शिलालेख ध्यान में रखना है, नोट कर लेना। जो आप देख रहे हो इन 14 शिलालेखों को, ये हैं 14 व्रत शिलालेख जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो नक्शे में देखा जा सकता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में देखो दोस्तों, स्तंभ लेख 7, ये भी आपके सामने प्रस्तुत है। 7 स्तंभ लेख कौन कौन से थे? याद रखना, अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि 6 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थान? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें से जरूर ध्यान रखना, पहला दिल्ली मेरठ, उसके बाद में तीसरा प्रयाग स्तंभ लेख, उसके बाद में चौथा लोरिया अरेराज, और छठा रामपुरवा। ये अति महत्वपूर्ण है, जो आपको नोट करना है। कौन कहां से लेकर आया था, कहां पे स्थापित किया था, ये बात भी दोस्तों नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में तीसरा है गुहालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। 1750 में अति महत्वपूर्ण बात बहुत बार पूछी जाती है कंपटीशनों में। 1750 में टिफेनेथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभों का पता लगाया था। सबसे पहले जो दिल्ली मेरठ है वो इसी के द्वारा पता लगाया गया था। 1750 टिफेनेथलर, ये नाम जरूर ध्यान में रखना। इसके द्वारा सबसे पहले दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली वाला है, उसका पता लगाया गया था स्तंभ का। किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिशेप, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कंपटीशनों में, पीछे के पेपरों में दोस्तों आपको जरूर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि देखा जाता है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा, कब पढ़ा? दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या 17 थी, ऐसा माना जाता है। बहारबू अभिलेख, बैराठ, जयपुर, राजस्थान। बहारबू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा और बड़ा स्तंभ लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहारबू कहाँ? विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। सबसे छोटा रोमिन देई अभिलेख माना जाता है नेपाल तराही में जो प्राप्त हुआ है। रोमिन देई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है इसका, जिसमें कहा गया है कि लुम्बिनी यात्रा जब की थी, कहने का मतलब है धम्म यात्रा पर, जो कि 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था, उस समय अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। कितनी कर दी थी? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई थी। और यह भी ध्यान रखना, यह कर नीति अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। कहने का मतलब अशोक के सभी जो अभिलेख शिलालेख है वो प्रशासनिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रशासनिक है। केवल मात्र एक रोमिने देई जो अभिलेख है वो याद रखना आर्थिक है, कर नीति अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी है उसमें, और सभी
प्रशासनिक है, और सभी प्रशासनिक है। महत्वपूर्ण बात है, नोट करना इसको। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लोरियानंदगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। 4 सिंह बैठे हैं एक दूसरे के पीठ सटा करके, हमें 3 ही दिखते हैं, जो कि आपने देखा हमारा अशोक स्तंभ प्रतीक चिन्ह जो बनाया गया है भारत का, अशोक की लाट जो 4 सिंह और उसके नीचे अशोक चक्र जो दर्शाया गया है 24 तीलियों का, 24 घंटे चलने का, जो हमें संदेश देता है। तो कहने का मतलब 4 सिंह कहाँ पे? सांची और सारनाथ स्तंभ पर हैं, जो कि 4 सिंह हमें 3 दिखते हैं, चारों एक दूसरे के पीठ सटा करके बैठे हुए हैं, तो पीछे वाला हमें नहीं दिखता है। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि इसके अंदर जो पशु पक्षियों के चित्र, उसमें पशुओं में हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह क्रम से दर्शाए गई हैं। हाथी, घोड़ा या अश्व कह दो, एक ही बात है। बैल और सिंह, ये क्रम भी दोस्तों याद रखना। और कहा जाता है कि सारनाथ का जो स्तंभ है वो अकस्मात, ये मानो कि एक ही पत्थर पर कटिंग करके बनाया गया है, एक ही पत्थर पर कटिंग करके बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि रानी कारुवाकी से संबंधित है, क्योंकि कारुवाकी के दान देते हुए का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब अलग अलग स्तंभों में जो अलग अलग अभिलेख है उनकी व्याख्या की गई है, अलग अलग व्याख्या की गई है, जो कि हम देख सकते हैं कि कौशाम्बी को क्या? रानी का अभिलेख कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। स्वगौरव एवं महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में भी जानकारी मिलती है, कहने का मतलब अलग अलग स्तंभ लेखों में अलग अलग परिचय दिया गया है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अनेक अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। इसमें खरोष्टी लिपि में लिखा गया, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका पहुंचा था और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर महान सम्राट अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखी, जो कि मैंने अशोक के 14 शिलालेख आपको बताए और 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं वो हमने देखा, और इसके साथ साथ में अशोक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी मैंने आपके साथ साझा की है। दोस्तों इसको जरूर तैयार कर लेना अपने नोट्सों में, वीडियो को अंत तक सुनते हुए, और ये मानो कि विस्तार से व्याख्या, क्यों कुछ बातें मैंने मौखिक बताई है और कुछ इसमें लिखी हुई है, तो मौखिक बातें आप वीडियो रोक करके सुन सकते हो, और ये मानो कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने नोट्सों में बना सकते हो महत्वपूर्ण नोट्स। तो आज हमने बात की अशोक का धम्म हमने देखा, उसके बाद में धम्म यात्रा, अनुसंधान, धम्म महामात्र, धम्म श्रावण और अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण है वो अभिलेख है इसके दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मौर्य साम्राज्य का भाग 5 और अंतिम भाग होगा। मौर्य प्रशासन के बारे में हम देखेंगे कि मौर्यों का प्रशासन कैसा था, कितने अधिकारी थे, कैसा समाज था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य कल अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि मैं बहुत कुछ आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, और ये मानो कि सब कुछ नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन इतना तैयार करते हो तो अति महत्वपूर्ण है कि कंपटीशन में
इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। पीछे के पेपर भी देखोगे तो इसमें से ही आपको आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।